अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद मासूम भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझने में दुश्वारी महसूस होती है। उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझने में स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है और उसके बारे में जो डिफरेंट थेरीज हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने में, उनको पिक करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से हम कन्वे कर सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बरमूदा ट्रायंगल। आज हम देखेंगे कि बरमूदा ट्रायंगल बेसिकली है क्या, इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस है वो क्या हैं, ये किस वजह से मशहूर है और जो इसके पीछे डिफरेंट चामगोइयाँ होती हैं उनके रीज़न्स क्या हैं। तो जैसे इसके नाम से भी आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है। अब अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है और तजारत के लिहाज से सबसे बड़ा समंदर है, क्योंकि इसमें जो बिज़नेस शिप्स हैं, बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बिज़नेस शिपिंग सारी इसमें से होती है, कार्गो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस वजह से ये मशहूर है। अटलांटिक ओशन में एक जोन है, ट्रायंगुलर जोन, इस तरह का एक तिरछा ट्रायंगल है अटलांटिक ओशन में। ये पूरा एक जोन है। ये जो बरमूदा ट्रायंगल है ये बेसिकली बरमूदा ट्रायंगुलर जोन है। ये जोन इस तरह की वो ट्रायंगल है। इसकी जो 3 टिप्स हैं, ये जो टिप है ये अमेरिका की यूएसए की स्टेट है फ्लोरिडा, अगर मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ तो। ये इस स्टेट का शहर है मियामी। ये जो टिप है ये मियामी सिटी में वाक़या है, जो यूएसए की स्टेट है फ्लोरिडा, उसका शहर है मियामी। ये जो इस ट्रायंगल की टिप है ये उसमें वाक़या है। ये जो नीचे वाली इसकी टिप है ये अटलांटिक ओशन में एक मुल्क है पेर्टो रिको। उसका शहर है, उसका जो कैपिटल है वो है सैन जुआन। ये जो टिप है ये सैन जुआन में वाक़या है। और ये जो ऊपर वाली टिप है ये अटलांटिक ओशन में एक पॉइंट है बरमूदा, ये उस पे वाक़या है। अब ये ट्रायंगल जो है ये डिस्कवर किसने की, इसकी बाउंड्रीज़ किसने डिफ़ाइन की, वो एक यूएसए का एक ऑथर था, उसका नाम था विंसेंट गैडिस। यूएसए का ऑथर था, एक बुक्स वगैरह लिखता था, उसका नाम था विंसेंट गैडिस। उसने इसकी बाउंड्रीज डिफ़ाइन की और ये जो पूरा जोन है इसको डिफ़ाइन किया, इसका एरिया डिफ़ाइन किया। इसका एरिया है 320 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो है 320 स्क्वायर किलोमीटर। उसने इसका एरिया डिफ़ाइन किया, उसने इसकी बाउंड्रीज डिफ़ाइन की 1964 में। अब इस ट्रायंगल की ख़ुसूसियत क्या है? इसकी ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पे कितने ही समुद्री और हवाई जहाज़ डिसअपीयर हो चुके हैं और उनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। ये जो जहाज़ों के डिसअपीयर होने का जो सिलसिला है ये स्टार्ट होता है मिड 19th सेंचुरी से। इससे पहले इसका कोई सबूत नहीं मिलता। मिड 19th सेंचुरी में हुआ क्या कि कुछ जहाज़ बिज़नेस पर्पस के लिए इस जोन से गुज़रते हैं और वो अचानक उनका जो राब्ता है वो कंट्रोल रूम से कट जाता है और अचानक डिसअपीयर हो जाते हैं। उनकी वजह भी नहीं मालूम हो सकी। और हैरानी वाली बात यह है कि वो जो जहाज़ डिसअपीयर हुए उनका आज तक मलबा भी दरियाफ़्त नहीं किया जा सका। उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ मिशंस आते हैं, कुछ जहाज़ आते हैं, और जो रेस्क्यू मिशंस आते हैं उनके भी कुछ जहाज़ जो है वो इस इलाके में डिसअपीयर
डिसअपीयर हो गए और उनका भी आज तक ना दोबारा सुना गया, ना उनके बारे में, ना उनको कभी देखा गया, ना उनके बारे में कभी सुना गया। तो ये इसकी ख़ुसूसियत है कि यहाँ पे चीज़ें मैजिकली डिसअपीयर हो जाती हैं और दोबारा उनका इल्म ही नहीं होता, दोबारा कोई उनको ढूंढ ही नहीं पाता, इवन कि उनका जो मलबा है, रैकेज है, वो भी नहीं मिल सकता। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, क्यों चीज़ें गायब होती हैं? डिफरेंट रिसर्चेस की गई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पे अपने तजर्बात किए, उन्होंने अपने मुशाहिदात किए और कुछ जो मेन रीज़न्स थी वो उन्होंने अख़ज़ की। अब पहली रीज़न तो उन्होंने ये अख़ज़ की कि जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से चीज़ें डिसअपीयर हो जाती हैं। जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल इश्यूज़ की वजह से चीज़ें डिसअपीयर हो जाती कि इस जगह का जोग्राफिया या इस जगह का जो क्लाइमेट है वो इस टाइप का है कि यहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली वो अपने ट्रैक से हटती हैं और गायब हो जाती हैं और उनका पता नहीं चलता। एक तो इसकी ये रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि इस ट्रायंगल में एक पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। इस 320 मुरबा किलोमीटर के एरिया में उस एगोनिक लाइन की ख़ुसूसियत ये है कि वहाँ पे जाके जो मैग्नेटिक कंपस होती है वो काम करना छोड़ देती है और जहाज़ जो होते हैं वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, और जब ट्रैक से हटते हैं पीछे कंट्रोल रूम से उनका राब्ता ख़त्म होता है और वो उसी जगह पे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं और उनका कोई पता ही नहीं चलता एगोनिक लाइन पे। दूसरी इसकी रीज़न ये बताते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट या डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं। अब थर्ड रीज़न ये बताते हैं कि जब जहाज़ इस ट्रायंगल में दाखिल होते हैं तो वो रॉक वेव्स से टकरा जाते हैं, रॉक वेव्स से। अब ये जो रॉक वेव्स हैं ये इतनी बड़ी वेव्स होती हैं कि इनको जो ऊंचाई है वो 30.5 मीटर एवरेज इनकी ऊंचाई होती है। इतनी बड़ी वेव्स होती हैं और ये इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं कि ये किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े करने में चंद सेकंड लगाती हैं और दोबारा उनका मलबा तक नहीं मिलता। बड़े बड़े जहाज़ों को ये अपनी लपेट में लेती हैं और उनको तोड़ तोड़ के उनके टुकड़े टुकड़े करके रख देती हैं और दोबारा उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। एक रिसर्च में ये बताती है कि चीज़ें, ये जो जहाज़ हैं ये रॉक वेव्स से टकरा जाती हैं। अब जो इसकी चौथी रीज़न है वो ये है कि इस जोन में जो अंडर वाटर रीफ्स हैं, अंडर वाटर रीफ्स वो उनका बहुत बड़ा एक सिलसिला मौजूद है। अगर आपको रीफ्स के बारे में नहीं इल्म तो हम इस पे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि रीफ क्या है, कोरल रीफ क्या होता है और ये जो रीफ सिस्टम है इसको कैसे ये मैनेज किया जाता है, ये सारी हम पहले इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो चौथी रीज़न ये है कि जो अंडर वाटर रीफ्स हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ये समंदर की सतह से नीचे गहराई से लेकर ये उसके पानी के लेवल तक आए होते हैं और पानी में छुपे होते हैं और पूरा ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के पहाड़ बन चुके होते हैं। जब जहाज़ इनके ऊपर से गुज़रता है तो वो इनके साथ टकरा जाता है और ये जब टकराता है तो ये इतने ताकतवर होते हैं कि उस जहाज़ को टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं और वो इन्हीं रीफ्स में कहीं ना कहीं उसके जो टुकड़े होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं और दोबारा उनको कोई बंदा उनको ढूंढ ही नहीं सकता, दरियाफ्त ही नहीं कर सकता। चौथी रीज़न इसकी ये है। अब पांचवी रीज़न इसकी ये है कि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि उन्होंने इस जो ट्रायंगुलर ये जो जोन है इस जोन में अनयूजुअल जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस उन्होंने ऑब्ज़र्व की। अनयूजुअल जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस क्या हैं कि अचानक से एक नॉर्मल जो सतह चल रही होती है उस सतह पे अचानक से इतने बड़े बड़े गड्ढे आते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। उन्होंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की। ये जो उन्होंने डीपेस्ट ट्रेंचेस
इसमें दरियाफ्त किए। और साइंसदानों का ये मानना है कि ये जो ट्रेंचेस हैं ये अटलांटिक ओशन के सबसे डीप ट्रेंचेस हैं, और जो अटलांटिक ओशन के डीपेस्ट ट्रेंचेस हैं वो इसी ट्रायंगल में वाक़ हैं। तो जब जहाज़ उन ट्रेंचेस के ऊपर से गुजरता है तो उन्हीं ट्रेंचेस में वो नीचे की तरफ खींचता चला जाता है और इन्हीं में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और दोबारा उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये इसकी 5वीं रीज़न थी, अनयूजुअल जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस। अब छठी जो और आखिरी रीज़न जो साइंसदानों ने या डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट रिसर्चेज में सामने आती है वो है व्हिर्लपूल। व्हिर्लपूल बेसिकली क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि नहर में या समंदर में जो पानी गोल गोल घूम के नीचे की तरफ जा रहा होता है, दरियाओं में नहरों में गोल गोल घूम के नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं व्हिर्लपूल। अब ये जो अटलांटिक ओशन में बरमूदा ट्रायंगल में व्हिर्लपूल है, वो व्हिर्लपूल बनता है बेसिकली इसके नीचे केव्स हैं। रीफ सिस्टम जो होता है ना, रीफ में डिफरेंट उन पहाड़ों में जो रीफ्स के पहाड़ होते हैं उनमें केव्स बनी होती हैं, उन केव्स को बोलते हैं ब्लू होल्स। उन केव्स को हम बोलते हैं ब्लू होल्स। तो ये जब पानी ब्लू होल्स में दाखिल होता है तो व्हिर्लपूल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो व्हिर्लपूल इतने ताकतवर होते हैं कि जब जहाज़ उनके ऊपर से गुजरता है तो इनमें इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत होती है कि उसको अपने अंदर सक करने की, उसको अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते होते हैं, और ये जहाज़ को अपने अंदर समो लेते हैं और बाद में उसको जैसे सांप किसी भी चीज़ को अपने शिकंजे में जकड़ के उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इसी तरह ये भी जहाज़ को अपने अंदर जज़ब करके अपने अंदर जकड़ के उसको डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं और दोबारा उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। ये इसकी मेन रीज़न्स थी। अब एक ओशंस को, समंदर को एडमिनिस्टर करने वाला इदारा है नेशनल ओशनिक एंड सीज एंड ओशंस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का कोई इदारा है जो इनको, इंटरनेशनल इदारा है जो इनको देख रहा होता है। उस इदारे ने भी ये क्लेम किया है कि आज तक किसी समंदर में या किसी वाटर बॉडी में इतनी ज़्यादा डिसअपीयरेंसेस नहीं हुई, इतनी ज़्यादा चीज़ें गायब नहीं हुई जितनी इस अटलांटिक ओशन में इस बरमूदा ट्रायंगल का जो पॉइंट है इस पे गायब हुई। तो ये पूरा बरमूदा ट्रायंगल का एक ब्रीफ सा तारफ़ था जो आप हज़रात के सामने पेश किया। उम्मीद है आपको इससे समझ भी आई होगी, और कोशिश करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इस जो कॉन्सेप्ट को वो समझ सकें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।